ऑल हिंदी तैयारी मंच 101 के प्लेटफॉर्म पर आप समस्त मित्रों का स्वागत है। आज हम लोग यूजीसी नेट में लगे हुए नाटक एक और द्रोणाचार्य को पढ़ेंगे, जो शंकर शेष द्वारा लिखित है। इस नाटक की हम लोग पूरा पात्र योजना देखेंगे, सारांश देखेंगे, आलोचकों के कथन देखेंगे और पात्रों के द्वारा किए गए संवादों को भी देखेंगे। आज तक का सबसे बेस्ट वीडियो यह आप लोगों के लिए है। आप लोग इसको पूरा वीडियो देखिए। शुरू करते हैं एक और द्रोणाचार्य नाटक। रचना काल 1977 ईस्वी। नाटक की कथा दो भागों में विभक्त है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 4 दृश्य हैं और उत्तरार्ध में 7 दृश्य हैं। कुल मिलाकर दृश्यों की संख्या 11 है। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। हमारे नाम से भी चैनल को सर्च कर सकते हैं, महीप चौरसिया। और आगे हम लोग अब देखेंगे, कथानक है इसका, दोहरा कथानक है। पौराणिक कथा जो है द्रोणाचार्य एवं एकलव्य की कथा है। आधुनिक कथा में प्रोफेसर अरविंद और चंदू की कथा है। मित्रों, यह बहुत जबरदस्त नाटक है। अब इस नाटक के बारे में देखिए कि इस नाटक के द्वारा वर्तमान शिक्षा जगत, गैर सरकारी महाविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, राजनीतिक घुसपैठ तथा आर्थिक एवं सामाजिक दबावों के चलते निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति के असहाय बेबस चरित्र को उद्घाटित करना लेखक का मुख्य लक्ष्य रहा है। ये पूरा नाटक का सार है कि इस नाटक के द्वारा वर्तमान शिक्षा जगत, गैर सरकारी महाविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, राजनीति, घुसपैठ तथा आर्थिक एवं सामाजिक दबावों के चलते निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति के असहाय बेबस चरित्र को उद्घाटित करना लेखक का मुख्य लक्ष्य है। तो मित्रों, इस नाटक में नाटक का सारांश देखेंगे कि एक और द्रोणाचार्य दो समांतर कथाओं का सुसंबद्ध नाटक है। एक कथा प्रोफेसर अरविंद, उसके परिवार और कॉलेज से संबंधित है, तो दूसरी कथा प्राचीनतम पौराणिक ग्रंथ महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य, उसके परिवार तथा उनसे संबंध महाभारत कालीन प्रसंगों पर आधारित है। पूर्वार्ध कथा में पौराणिक कथा है। कथा के नायक द्रोणाचार्य के घर की स्थिति अत्यंत जर्जर है, मतलब बहुत दयनीय स्थिति है, क्योंकि खाने पीने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वस्त्र की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो उसमें दिखाया गया है। और सेम ऐसे ही आधुनिक में भी देखिएगा, जब प्रोफेसर अरविंद नौकरी करते हैं और नौकरी छूट जाने का डर होता है, तो उसकी औरत बार बार कहती है, लीला जो है उनकी पत्नी, तो कहती है बार बार कि अगर नौकरी करेंगे तो कैसे काम चल पाएगा, बेटे का क्या होगा, पढ़ाई कैसे चल पाएगी, घर की आजीविका कैसे चल पाएगी। तमाम प्रकार की इसमें समस्याएं उभर कर सामने आई हैं। इसी को शंकर शेष ने अपने शब्दों में लिखा है। देखिए, इस नाटक का पूर्वार्ध, इसका सारांश है कि पौराणिक कथा के नायक द्रोणाचार्य के घर की स्थिति अत्यंत जर्जर है। उनका परिवार अभावों में जिंदगी यापन करने के लिए अभिशप्त है, मतलब विवश हो गया है। भीष्म के कहने पर द्रोणाचार्य राजगुरु का पद स्वीकार करते हैं। एक और द्रोणाचार्य के दोहरे कथानक का आरंभ 7-8 वर्षीय बालक अश्वत्थामा के जमीन पर पांव घिसटते हुए गोरस के लिए मचलने के साथ होता है। यहाँ द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा, और इसमें एक पात्र और रहता है। इस पूरे कथा में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी रहता है।
तो आगे इसको बताएंगे। मित्रों, जमीन पर पांव घिसटते हुए गोरस के लिए मचलने के साथ होता है। अश्वत्थामा अपनी माँ कृपि से बार बार गोरस मांगता है। गोरस माने मट्ठा। वह अपनी माता कृपि से कहता है कि गोरस ला, नहीं तो सिर पटक कर जान दे दूंगा। कृपि व्याकुल हो जाती है, उसे उठाकर पुचकारती है। द्रोणाचार्य के आने पर वह कहता है, गोरस पीऊंगा, गोरस पीऊंगा। कृपि उसे गोरस देती है और पूछती है कि कैसा लगा। अश्वत्थामा कहता है कि बहुत अच्छा था माँ, मैं जाता हूँ उस क्षत्रिय कुमार के पास और गोरस के विषय में बताता हूँ। पिताजी, आपको वह दरिद्र भिखमंगा ब्राह्मण कहता है। कृपि द्रोणाचार्य से पूछती है कि द्रुपद ने क्या कहा, तुम्हें देखकर वह बहुत खुश हुआ होगा। क्या क्या दिया तुमने, तुम्हें 100 से कम गायें ना दी होगी, और मुद्राएं कितनी दी। द्रोणाचार्य कटुता पूर्वक कहते हैं कि 100 नहीं, 1000 गायें दी हैं। द्रोणाचार्य के पूछने पर कृपि बताती है कि अश्वत्थामा को मैंने दूध के नाम पर आटे का घोल दिया है, मतलब गोरस के नाम पर आटे का घोल दे दिया था। आंचल छूटने के बाद कभी दूध पिया होता तो उसे याद रहता दूध का स्वाद। मुझसे पूछो कैसे जुटाती हूं मैं 2 जून की रोटियां। कभी अपने लड़के की हड्डियां गिनी है तुमने? भिखमंगे का लड़का कहलाता है तुम्हारा लड़का। ये कृपि कहती है, किससे? द्रोणाचार्य से कहती है। और किसके बारे में कहती है? अश्वत्थामा के बारे में कहती है। द्रोणाचार्य के यह कहने पर कि इतना नाटकीय जीवन, फिर कृपि उत्तर में कहती है कि कृपि कहती है कि नाटक बनाया किसने, मैंने या तुमने? होंगे तुम होगे तुम बड़े आचार्य, लेकिन उससे अन्न नहीं आ जाता, कपड़े नहीं आ जाते। द्रोणाचार्य कृपि को द्रुपद द्वारा उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार के बुरे व्यवहार के विषय में बताते हुए कहते हैं कि उसने जमकर एक लात दी मेरे माथे पर, नौकरों से धक्के मारकर निकलवा दिया। उसने मुझे घमंडी, अकड़ू, दरिद्र, ढोंगी और पाखंडी कहा। उसका एक एक शब्द बर्छी की तरह मेरी आत्मा में भेद रहा है, मेरी आत्मा को भेद रहा है। बर्छी मतलब जो फेंक कर चलाया जाता है, भाले की भांति बर्छी मेरी आत्मा को छेद रहा है। उसने मेरा और मेरे पिता का अपमान किया है। कृपि द्रोणाचार्य से कहती है कि यह नौबत कैसे आई, जरूर तुमने अपनी अकड़ दिखाई होगी, अपनी विद्वता और आचार्यत्व का उसे लंबा भाषण दिया होगा। द्रोणाचार्य इस पर कहते हैं कि जीवन में इतनी समर्पित भाषा अभी तक मेरे मुंह से नहीं निकली थी। मेरे रोम रोम जल रहे हैं, इच्छा होती है कि बाण से उसका सिर छेद कर रख दूं। कृपि द्रोणाचार्य से कहती है कि जो अपने इकलौते बेटे के लिए दूध की एक बूंद नहीं जुटा सकता, उसके मुंह से बदले की भाषा वाचालता है। वाचाल, यहाँ वाचालता का अर्थ है वाचाल, बहुत बोलने वाला। अर्थात द्रोणाचार्य को यहाँ पर वो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। वाचाल शब्द से यहाँ पर पूरा अर्थ ही हो जाता है कि कृपि द्रोणाचार्य से कहती है कि जो अपने इकलौते बेटे के लिए दूध की एक बूंद नहीं जुटा सकता, उसके मुंह से बदले की भाषा वाचालता है, मतलब वाचाल है, बहुत ज्यादा बोलने वाली है। द्रोणाचार्य इस पर कहते हैं कि अब मैं ऐसी पीढ़ी तैयार करूंगा जो केवल युद्ध की भाषा बोलेगी। कृपि भी बोल उठती है कि अपमान का घूंट पियो, द्रुपद से बदला अवश्य लो, उसका नाश उसकी जात के लोगों से ही योजनाबद्ध तरीके से करो। तभी भीष्म का आगमन होता है। कृपि कहती है कि कैसा संयोग है, तुम्हें सत्ता से जुड़ने के लिए मैं कह रही थी, आज सत्ता स्वयं तुम्हारे कदमों में चली आ रही। द्रोणाचार्य भीम को अपने यहाँ देखकर आश्चर्य से कहते हैं कि आप यहाँ? भीम कहते हैं कि आज तक आपकी धनुर्विद्या के बारे में सुना था, आज अपनी आंखों से देख भी लिया।
भीष्म कहते हैं किसको? द्रोणाचार्य को। कहते हैं धनुर्विद्या का ऐसा चमत्कार कि मैंने कल्पना भी ना की थी। आपने बाणों की सहायता से कुएं में गिरी गेंद निकाल ली। आप चलकर राजपुत्रों का आचार्य पद ग्रहण करें। कृपया इसी बीच बोल उठती है, स्वीकार है। इनकी बात छोड़िए, ये परसों तक यानी गुरु पूर्णिमा तक राजधानी जरूर पहुंच जाएंगे। भीष्म कहते हैं कि दीक्षा के लिए गुरु पूर्णिमा से बढ़कर और दूसरा दिन कहाँ मिलेगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। कृपी द्रोणाचार्य को समझाती हुई कहती है कि इससे अनाज और कपड़े की समस्या सदा के लिए हल हो जाएगी। सोचिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर महाभारत कालीन जो पौराणिक कथा है उसमें भी कपड़े की दरिद्रता की यहाँ पर निशानी है। भूख, कपड़ा, सब चीज की मतलब आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। सेम यही आधुनिक पक्ष में भी है। जब प्रोफेसर और अरविंद और उसकी पत्नी लीला के बीच में ये सारे कथन होते हैं या प्रिंसिपल के बीच में ये सारे संवाद होते हैं, तो सेम यहाँ वहां भी देखने को मिलेगा। कपड़े की समस्या सदा के लिए हल हो जाए और तुम द्रुपद से बदला भी ले सकोगे। द्रोणाचार्य भी सहमति प्रकट करते हुए कहते हैं कि द्रुपद का नाश किए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कृपि कहती है कि अब तुम्हारे शिष्य होंगे देश के भावी शासक। उनकी सेना बनाकर तुम द्रुपद को तहस नहस कर सकते हो। द्रोणाचार्य अर्जुन को वन में शिक्षा देते हैं। अर्जुन बताता है कि हमारे शिकारी कुत्तों पर कहीं से बाण आ रहे हैं। कुत्तों का भौंकना बंद हो गया है, जैसे कोई बाणों से उसका मुंह सी रहा है। द्रोणाचार्य कहते हैं कि धनुर्विद्या का इतना बड़ा चमत्कार करने वाला यहाँ कौन है। एकलव्य द्रोणाचार्य को देखकर उन्हें प्रणाम करता है। इतने पर कौन आता है? एकलव्य। एकलव्य का प्रवेश हो जाता है। एकलव्य द्रोणाचार्य को देखकर उन्हें प्रणाम करता हुआ कहता है कि मैं आपसे 10 वर्ष पूर्व मिला था। आपका मैं शिष्य बनना चाहता था, परंतु आपने मेरी प्रार्थना ठुकरा दी थी। द्रोणाचार्य कहते हैं कि मैंने ठीक किया था। शास्त्रों के अनुसार मेरी विद्या केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए है। एकलव्य प्रश्न करता है कि लेकिन जन्म पर मेरा अधिकार नहीं था। जन्म से पहले अपने माता पिता तय करने की सुविधा क्या प्रकृति भी देती है? ये शब्द, ये बात एकलव्य द्रोणाचार्य से कहता है। द्रोणाचार्य एकलव्य से जानना चाहते हैं कि इतनी कुशल विद्या उसने कहाँ से सीखी। इतनी विद्या तो मेरे प्रिय शिष्य अर्जुन को भी नहीं आती। एकलव्य बताता है कि मैंने आपका पुतला बनाया। पुतला माने उनकी एक मूर्ति बनाता है। उसके चरणों में बैठकर अभ्यास करता रहा। आपके आशीर्वाद से मेरी विद्या कृतार्थ हुई, अर्थात सफल हो गई। अपने इस वनवासी शिष्य से गुरु दक्षिणा मांगिए गुरुदेव। ये कौन कहता है? एकलव्य कहता है। एकलव्य से अंततः द्रोणाचार्य गुरु दक्षिणा के रूप में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं। सोचिए, यहाँ पर गुरु अपने शिष्य से क्या मांग लेता है। देखिए, एकलव्य से अंततः द्रोणाचार्य गुरु दक्षिणा के रूप में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं। अगर कोई धनुधर हो, अगर उसके हाथ का दाहिना अंगूठा आप मान लीजिए, तो वो कैसा धनुधर रह जाएगा बताइए? वो तो बेकार हो जाएगा, उसकी हत्या हो जाएगी, जान लीजिए। तो सेम यही प्रसंग यहाँ आता है कि दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं। एकलव्य अवाक रह जाता है और कहता है कि गुरुवर, आपने यह क्या मांग लिया? अंगूठा देने के बाद मैं क्या रह जाऊंगा? आप अपने शिष्य की हत्या तो नहीं कर रहे हैं? ये एकलव्य कहता है द्रोणाचार्य से। क्या आप अर्जुन से कभी उसका दाहिना हाथ मांग सकेंगे? क्या आप भीम से उसकी भुजा मांग सकेंगे? कोई बात नहीं, मैं आपको गुरु दक्षिणा अवश्य दूंगा। यह कथन कहकर एकलव्य चला जाता है। फिर यहाँ पर अर्जुन आते हैं। अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन वहां मौजूद होते हैं। अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के इस
कृत्य पर उनसे कहता है कि आपकी यह क्रूरता मेरी समझ में नहीं आई, आपने एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा। प्रत्युत्तर में द्रोणाचार्य प्रत्युत्तर में अर्जुन से कहते हैं कि धर्म की व्यवस्था के लिए, क्योंकि शूद्रों और वनवासियों को धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दी जा सकती है, उनका अंगूठा छीनकर मैं इन संभावनाओं को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि यह अन्याय है गुरुवर, आपने एक महान प्रतिभा को उभरने से पहले ही कुचल दिया। देखा नहीं उसकी आंखों में क्षत्रियों के प्रति कितनी घृणा थी। द्रोणाचार्य कह रहे हैं, देखा नहीं उनकी आंखों में क्षत्रियों के प्रति कितनी घृणा थी। यही वनवासी आगे चलकर तुम्हारी राह का सबसे बड़ा कांटा बनता। उसकी प्रतिभा स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ स्वयं से उत्पन्न है। उसने जो भी विद्या सीखी थी उसने स्वयं से सीखी थी, परिश्रम करके सीखी थी। इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि यही वनवासी आगे चलकर तुम्हारी राह का सबसे बड़ा कांटा बनेगा। उसकी प्रतिभा स्वयंभू है, जो स्वयं से उत्पन्न हो। तुम उसके सामने ठहर नहीं सकते थे। उसने मुझे भी अपनी सीमा की पहचान करा दी, उनकी भी औकात अर्थात याद दिलवा दी। किसने? एकलव्य ने। एक दिन मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि पृथ्वी पर तुमसे बड़ा कोई धनुधर नहीं होगा। मैंने अपना वचन पूरा किया। अर्थात उन्होंने एकलव्य का अंगूठा छीन लिया, तब कहते हैं कि मैंने अपना वचन पूरा किया। नहीं तो एकलव्य से बढ़कर पूरे संसार में दूसरा कोई धनुधर नहीं हुआ। अर्जुन गुरु द्रोण से कहता है कि इतिहास तो कल भी आप पर हंसेगा। जब प्रतिभा को जाति और व्यवस्था के नाम पर कुचला जाएगा तो आगे लोग आपको याद करेंगे। ये कथन पूछा जा सकता है। अर्जुन गुरु द्रोण से कहता है कि इतिहास तो कल भी आप पर हंसेगा। जब प्रतिभा को जाति और व्यवस्था के नाम पर कुचला जाएगा तो लोग आपको याद करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। मैं संसार के सबसे बड़े धनुधर को अपनी आंखों से देख चुका हूं। भविष्य में जब कभी मुझे संसार सबसे बड़ा धनुधर कहेगा तो उस समय मुझे एकलव्य का गर्म खून से सना पंजा मेरा मजाक उड़ाएगा। ये अर्जुन कह रहा है। अभी भी वक्त है, जाइए एकलव्य को मना कीजिए। मैं इस पाप में शामिल नहीं होना चाहता हूं, ये कहता है अर्जुन। फिर एकलव्य इसी बीच गुरु को अपने अंगूठे का गुरुदक्षिणा भेंट करता है। गुरु द्रोणाचार्य दोनों हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद देते हैं। अर्जुन करुण दृष्टि से एकलव्य को देखता है। अर्जुन जो है वो बहुत दयनीय स्थिति से, मतलब बहुत करुणा भरी दृष्टि से, मतलब एकलव्य को देखता रह जाता है। पात्र की दृष्टि से इस नाटक में महाभारत युगीन कथा में द्रोणाचार्य, कृपी, अश्वत्थामा, भीम, अर्जुन, एकलव्य, सैनिक और युधिष्ठिर का संयोजन हुआ है। तो वहीं आधुनिक कथा में अरविंद, लीला, यदु, प्रिंसिपल, चंदू, प्रेसिडेंट, विमलेंदु और अनुराधा का चरित्र साकार हुआ है। अरविंद नाटक का नायक तथा धुरी चरित्र है। उसकी पत्नी लीला का चरित्र मध्यवर्गीय मानसिकता से युक्त एक ऐसी नारी का चरित्र है जो बार बार स्थितियों की सच्चाई से मध्यम वर्गीय परिवार की आवश्यकता से साक्षात्कार कराती है। देख लीजिए, यहाँ पर लीला जो है, उसकी पत्नी जो है, बार बार सच्चाई से मध्यम वर्गीय परिवार की आवश्यकताओं से साक्षात्कार कराती है, उसको अवगत कराती है। सेम यही दशा वहां पर कृपी अश्वत्थामा से कहती है। उसके चरित्र के माध्यम से शुद्ध मध्यम वर्गीय परिवार में स्त्री की स्थिति और आज के सामाजिक माहौल में मूल्यहीनता को उजागर करती है। चंदू छात्र वर्ग का प्रतिनिधि चरित्र है। चंदू जो है वो छात्र वर्ग का प्रतिनिधि करता है। और प्रेसिडेंट अव्वल दर्जे का चालाक, धूर्त,
अवसरवादी गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला और अरविंद को ब्लैकमेल करने वाला शख्सियत है, अर्थात व्यक्ति है। कौन? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन होता है? कॉलेज का मालिक होता है। यदु और प्रिंसिपल का चरित्र सामान्य रूप से नाटक में दिखाई पड़ता है। यदु और प्रिंसिपल का चरित्र सामान्य है। गिरीश रस्तोगी ने लिखा है कि विमलेंदु की कल्पना करके नाटककार ने नाटक में तीव्रता, कौतूहल वृत्ति, अपना चिंतन नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करना चाहा है, जो अरविंद के अंदर के भय और द्वंद्व को तथा प्रश्नों को भी स्पष्ट करता है। ये गिरीश रस्तोगी का कथन है, इसको नोट कर लीजिए आप। द्रोणाचार्य, कृपि, अश्वत्थामा इत्यादि पात्रों का चरित्र आर्थिक संकट, व्यवस्था के दबाव, सुविधाभोगी मनोवृत्तियों के इर्द गिर्द बुना गया है। अनुराधा का चरित्र एक बोल्ड प्रेमिका के रूप में चित्रित हुआ है, जो न्याय की खातिर मरना पसंद करती है पर झुकना नहीं। इसमें अनुराधा है। अनुराधा के साथ जो प्रेसिडेंट का एक इसमें पात्र है, राजकुमार लड़का रहता है, वो कॉलेज के बगीचे में उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है। और अनुराधा जो होती है वो इंसाफ चाहती है, इंसाफ की गुहार लगाते हुए प्रोफेसर अरविंद के यहाँ जाती है। और अरविंद कहते हैं कि अगर यह बात फैल गई तो तुम बदनाम हो जाओगे, फिर तुमसे विवाह कौन करेगा, समाज में तुम कैसे रहोगे। इन सारी बातों को जानते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी अनुराधा मतलब अपनी इंसाफ के लिए लड़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन अंत परंते प्रोफेसर अरविंद उसका साथ नहीं देते हैं और वह यहाँ से हार जाती है और जाकर एक ट्रक के नीचे आत्महत्या कर लेती है। नाटक आगे देखते हैं। एक और द्रोणाचार्य नाटक की पात्र योजना। अब इसमें पात्र के साथ साथ हम आपको सारा कथानक भी बताते चलेंगे। महाभारत कालीन पात्रों में द्रोणाचार्य है, जो नाटक की मेन धुरी यहाँ पर है। इसी नाटक के आधार पर, इसी पौराणिक नाटक के आधार पर ये आधुनिक नाटक का भी मंचन हुआ है, आधुनिक नाटक लिखा गया है। और द्रोणाचार्य की पत्नी कौन है? कृपि है, जो यहाँ पर बेबसी, भूखमरी और लाचारी को दिखाती है और अश्वत्थामा को बार बार, अश्वत्थामा के माध्यम से द्रोणाचार्य को कहती है कि आप अपने बच्चे के लिए एक बूंद दूध भी नहीं जुटा सकते हैं, आपका लड़का होकर ये भिखमंगे का लड़का कहलाता है। द्रोणाचार्य अपने मित्र द्रुपद के यहाँ जाते हैं और दुत्कार दिए जाते हैं। वह उनसे बदला लेने के लिए फिर कठिन परिश्रम करते हैं। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है। भीष्म, अर्जुन, एकलव्य और युधिष्ठिर पांडव सेनापति हैं। भीष्म के यहाँ अश्वत्थामा गुरु के रूप में जाते हैं और शिक्षा देते हैं। एक पात्र इसमें सैनिक भी है। आधुनिक पात्र प्रोफेसर अरविंद हैं, जो एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। अरविंद इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं, नायक कहे जा सकते हैं। अरविंद के माध्यम से पूरा नाटक गढ़ा गया है। अरविंद की पत्नी है लीला है, और यदु अरविंद का मित्र है। प्रिंसिपल अरविंद के कॉलेज का प्राचार्य है। चंदू है अरविंद का छात्र है, और प्रेसिडेंट है अरविंद के कॉलेज का मालिक है। यहाँ पर चंदू जो अरविंद का छात्र है, जब प्रेसिडेंट का लड़का राजकुमार नकल करता है कॉलेज में, तो उसके पास से एक पर्ची उड़कर चंदू के पास आ जाती है, और चंदू उसके बदले रिस्ट्रिकेट कर दिया जाता है। शिक्षा निदेशालय तक उसकी कॉपी को भेजा जाता है, उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता है, और प्रोफेसर अरविंद उसका साथ नहीं दे पाते हैं। सारे मैटर को राजकुमार, जो प्रेसिडेंट का लड़का रहता है, उसके सारे मैटर को दबा दिया जाता है, और अर्जुन और चंदू को कॉलेज से निकाल दिया जाता है। प्रेसिडेंट अरविंद के कॉलेज का मालिक है। यह बहुत चापलूस टाइप का व्यक्ति है, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला है, और अंत में प्रोफेसर अरविंद को ब्लैकमेल करता है, और इसकी मृत्यु पहाड़ की चोटी से गिरकर अपने आप ही हो जाती है। यह बहुत ही राजनीतिज्ञ था प्रेसिडेंट। विमलेंदु है, मृत शिक्षक है, अरविंद का मित्र था, इसकी हत्या हो जाती है। विमलेंदु के माध्यम से पूरे नाटक में एक कौतूहल बना रहता है
नाटककार ने इसके द्वारा नाटक में बीच बीच में सारी बातें स्पष्ट रूप से प्रोफेसर अरविंद को समझाता है। अनुराधा चंदू की प्रेयसी रहती है। चंदू लड़का था, अरविंद का छात्र था, और अरविंद की छात्रा थी कौन? अनुराधा, जिसके साथ शोषण होता है और अंत में न्याय न मिल पाने के कारण ट्रक के नीचे जाकर वो अपनी जान दे देती है, वही अनुराधा। आगे इसमें राजकुमार है, प्रेसिडेंट का पुत्र है, लंपट है, आवारा है, गुंडा है, और यह पात्र जो है कॉलेज में नकल करता है, तब भी बचा लिया जाता है। फिर अनुराधा के साथ छेड़खानी करता है, तब भी बचा लिया जाता है। तो आगे हम लोग इसमें कुछ संवाद देखेंगे जो पात्रों के द्वारा कहे गए हैं, प्रमुख संवादों को देखेंगे। मित्र, अगर ये कथा, ये नाटक आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। बहुत मेहनत से इसको लिखा हूँ, छांट छांट के फिर आप लोगों के लिए कथन, पात्रों के कथन सब लिखे हैं। तुम्हें क्या गरज पड़ी थी, कर रहा था नकल, करने देते, क्या बिगड़ जाता। लीला का कथन अरविंद से है। लीला कौन है? उसकी पत्नी, जो उसने राजकुमार को पकड़ लिया था। इसके लिए यह डांटा जा रहा है, घर पर घोषा जा रहा है। हाँ, आगे है कि जब भी प्रतिभा को जाति और व्यवस्था के नाम पर कुचला जाएगा तो लोग आपको ही याद करेंगे, इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। अर्जुन का कथन गुणद्रोणाचार्य से, बहुत मोस्ट कथन है। समझौते के फंदे पर अपने आप को 2500 बार लटकाने वाला, मैं दूसरों का नकाब उतारने की कोशिश में खुद नंगा हो जाने वाला, मैं मुझ पर थूको। अरविंद अपने आप के लिए कहता है, स्वयं से, क्योंकि वो सत्ता में रहकर भी कुछ नहीं कर पाता है। चाहता तो बहुत कुछ है करना, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है। यहां तक राजकुमार को वो गुनहगार नहीं साबित कर पाता है, उसके मैटर को दबा दिया जाता है। अंत में चंदू को न्याय नहीं दिलवा पाता है, चंदू कॉलेज से निकाल दिया जाता है। अंतिम परिणाम में जब अनुराधा के साथ छेड़खानी होती है, बलात्कार होता है, उसका शोषण किया जाता है राजकुमार के द्वारा, तब भी वह कुछ नहीं करता है और अनुराधा का साथ नहीं दे पाता है। वह अपने आप पर पछता कर इस बात को कह रहा है कि मुझ पर थूको। समझौते के फंदे पर अपने आप को 2500 बार लटकाने वाला, मैं दूसरों का नकाब उतारने की कोशिश में खुद नंगा हो जाने वाला, मैं मुझ पर थूको। अरविंद अपने आप को कहता है। समीक्षक जयदेव तनेजा के अनुसार अध्यापक का पतन केवल उसका न होकर आने वाली पीढ़ी का पतन है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा पक्षपात के बीच झूलते शिक्षक समुदाय का पंगु आचरण तथा असहाय चरित्र अरविंद के माध्यम से दिखाया गया। कितना जबरदस्त इसकी समीक्षा करते हुए इस कथन को इन्होंने लिखा है। इस नाटक के ऊपर अरविंद के बारे में कहा है, अध्यापक का पतन केवल उसका ना होकर आने वाली पीढ़ी का पतन है। बात एकदम सत्य है। ये वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के व्याप्त भ्रष्टाचार तथा पक्षपात के बीच झूलते शिक्षक समुदाय का पंगु आचरण तथा असहाय चरित्र अरविंद के माध्यम से दिखाया गया है। मित्रों, नाटक समाप्त होता है। आल हिंदी तैयारी मंच 101, ये हमारे चैनल का नाम है। मित्रों, सर्च करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए, और या यूजीसी नेट में लगा हुआ 13 नाटकों में से लास्ट नाटक था। सारे नाटक हमने पढ़ा दिए हैं, चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अब आगे हम आप लोगों को कविता, उपन्यास, छोटी अन्य गद्य विधाएं पढ़ाएंगे। आज के लिए मित्रों बस इतना ही। धन्यवाद।